हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं स्मिता शिक्षा सिंधु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सभी CTET 2022 की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट के एक सेक्शन, कौन सा, इंग्लिश सेक्शन, इससे आप सबको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और डर का कारण है कि आप कभी भी इसमें 5 से 7 नंबर से ज़्यादा नहीं ला पाते। आप कितना भी पढ़ते हैं लेकिन 5 से 7 नंबर पे ही अटक जाते हैं। तो दोस्तों, एक तरीका है जिससे आप इंग्लिश में भी 20+ नंबर स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप इंग्लिश के सेक्शन में भी 20 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। और 20 से ज़्यादा नंबर लाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है दोस्तों, कि आप खूब प्रैक्टिस करें। आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। और अब बात आती है कि आप किस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से खूब प्रैक्टिस, क्योंकि सीटेट में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बनाने वाले का पूछने का क्या मतलब रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो अब अगर आप 2022 की तैयारी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको 2022 में अच्छा करना है, तो आपको 2021 में जो आप सबका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, यानी जिसे कहते हैं CBT मोड में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में दिसंबर जनवरी में, अगर आप उसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। वैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है, 23 दिन आपका एग्ज़ाम चला है दोस्तों, तो 23 दिन के पेपर 1, पेपर 2, किसी भी पेपर का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन का, तो ये बहुत मदद करेगी आपको 2022 की तैयारी में। तो दोस्तों, मैं स्मिता आप सबके लिए शिक्षा सिंधु में लेके आई हूँ सीटेट 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम के 23 दिन यानी सारे दिन के क्वेश्चंस, वो भी सही आंसर। मैं बार बार सही आंसर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई जगह आप देख रहे होंगे लोग आंसर बताते हैं अपने मन से, लेकिन मैं वो आंसर आपको सामने लेके आई हूँ जो कि CTET ने ऑफिशियली जो आंसर की जारी किया था, उस आंसर की का आंसर आप सबके सामने लेके आ रही हूँ। तो 2022 की बेहतरीन तैयारी के लिए शिक्षा सिंधु के साथ ज़रूर जुड़े, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़े रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, प्रैक्टिस खूब करें, ताकि आपको इंग्लिश जैसे सेक्शन में भी 20+ आ सके। तो दोस्तों, यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन में। आज के 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो आएंगे कॉम्प्रिहेंशन, यानी जिसे कहते हैं पैसेज, वो पैसेज से आएंगे 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के पेडागोजी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पैसेज लंबा है, इससे पढ़ने में समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 से लेके क्वेश्चन नंबर 135 तक रहेगा कॉम्प्रिहेंशन, यानी पैसेज जिसे कहते हैं उससे। और क्वेश्चन नंबर 136 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक रहेगा इंग्लिश के पेडागोजी से। तो चलिए हम शुरू करते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन को पहले पढ़ना, इसके बाद देखेंगे हम कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के 20 दिसंबर के एग्ज़ाम में। आप 20 दिसंबर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इससे पहले बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो आपको दिया गया है, तो आप बाकी सब्जेक्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट करेक्शन टेक्निक, यानी बच्चे जो गलती करते हैं उसे सुधारने के लिए सबसे बेस्ट करेक्शन टेक्निक कौन सी है। सबसे पहला ऑप्शन है द लर्नर्स शुड बी करेक्टेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी बच्चे जब बोल रहे हैं, जब गलती कर रहे हैं, तो एट अ टाइम उसे तुरंत सुधार देना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं कि अगर बच्चे बोल रहे हैं उसे तुरंत हम सुधारते जाएं, तो क्या होता है, बच्चे बोलने से हिचकिचाने लगते हैं। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 136 का अगला ऑप्शन है करेक्शन वर्क शुड बी डन एज अ होल क्लास एक्टिविटी सो दैट नो लर्नर्स विल रिपीट द एरर। ऐसा भी नहीं करना कि अगर एक बच्चा कुछ गलती किया तो उसे क्लास के बाकी पूरे बच्चों के सामने अगर सुधारे, तो हो सकता है बच्चे के मन में ये बात आ जाए कि सब समझ रहे हैं कि मैं ऐसी गलती कर रहा हूँ बोलने में, तो फिर बोलने से हिचकिचाएगा। ये भी आपको नहीं करना है। आपको बेस्ट टेक्निक अपनाना है कौन सा, लर्नर्स एरर नीड नॉट टू बी करेक्टेड एट ऑल, यानी लर्नर की गलती को सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है, सुधारा तो ज़रूर जाना चाहिए। तो कैसे, टीचर डू द एरर एनालिसिस एंड फाइंड पैटर्न्स एंड दे रीड देन
रीड, टीच एंड क्लैरिफाई द एरियाज ऑफ लर्नर, यानी टीचर को क्या करना चाहिए, एरर एनालिसिस करना चाहिए, यानी देखना चाहिए कि बच्चा जो बोलने में गलती कर रहा है वो किस तरीके से गलती कर रहा है, क्यों ऐसी गलती बच्चा क्यों कर रहा है। फिर क्या करना चाहिए, उसे रीटीच करना चाहिए और उससे क्लैरिफाई करना चाहिए लर्नर को कि वो किस जगह पे किस कारण से गलती कर रहा है और सही तरीका क्या होगा, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। दोस्तों अगर कोई आंसर गलत है तो उसमें भी आपको रीज़न ढूंढना है कि ये क्यों गलत है, सीधा सही और सीधा गलत आंसर नहीं लगाएं। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सीधा सही गलत कुछ लगा दे, देखते हैं कितना नंबर आया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है विच ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। ऑडियोलिंगुअलिज्म रियलाइड हैवीली ऑन ब्रिंगिंग लैंग्वेज टू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, या फिर यूजिंग टारगेट लैंग्वेज एंड बैनिश मदर टंग, ये भी नहीं, और ना ही ट्रांसलेशन फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, ना ही टारगेट लैंग्वेज से ट्रांसलेशन है ऑडियोलिंगुअलिज्म। ऑडियोलिंगुअलिज्म क्या है, ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म हैबिट, यानी हैबिट बनाने के लिए ये ड्रिल और प्रैक्टिस किया जाता है इसमें सबसे ज़्यादा ऑडियोलिंगुअलिज्म में। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ लैंग्वेज टीचर वी शुड ट्राई टू टर्न आवर स्टूडेंट्स इनटू सक्सेसफुल डिक्शनरी यूज़र, यानी एज अ टीचर हमें क्या करना है, अपने बच्चों को एक सक्सेसफुल डिक्शनरी यूज़र बनाना है, यानी डिक्शनरी यूज़ करने का सही तरीका बताना है। तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट वे टू प्रमोट द यूज़ ऑफ डिक्शनरी, यानी आपको गलत ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है प्रमोट करने के लिए डिक्शनरी के यूज़ को। फाइंडिंग द पार्ट ऑफ स्पीच, ये एक सही तरीका है, डिक्शनरी में बच्चे पार्ट ऑफ स्पीच को भी फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। चूजिंग द मीनिंग दैट इज़ रिलेवेंट टू द कंटेक्स्ट, ऐसा भी रहता है डिक्शनरी में, आप देखे होंगे कि कोई एक वर्ड दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड दिया है तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी शब्द रहे तो उसको भी डिक्शनरी में बैठ के साथ लिखा रहता है, जिसे हिंदी में कुछ पर्यायवाची टाइप का शब्द कहते हैं, तो ये भी सही है। हाउ द वर्ड इज़ स्पेल्ड, ये भी लिखा रहता है कि वर्ड कैसे स्पेल्ड है। और फिर चौथा ऑप्शन है रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड, यानी कोई भी नया शब्द आ गया बच्चे के सामने, कोई भी नया शब्द जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है उस शब्द के लिए क्या करना, टीचर के पास पहुंच जाना, ये गलत है। ये डिक्शनरी यूज़र बनने का, सक्सेसफुल डिक्शनरी यूज़र ऐसा नहीं करता है कि कोई भी नया शब्द आए तो टीचर के सामने पहुंच जाना, यानी ऑप्शन 4 इसका गलत आंसर है। आपको गलत आंसर चुनना था, तो हर एक नए शब्द के लिए शिक्षक के पास पहुंचना सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है एज अ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लिसनिंग, या ऑथेंटिक लिसनिंग का सही एग्जाम्पल कौन सा है। तो रीडिंग अलाउड, यानी ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, तो अगर आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि आप ऑथेंटिक लिसनिंग कर पाएंगे। स्टोरी टेलिंग, अगर आप स्टोरी कह रहे हैं तो क्या आप लिसनिंग कर रहे हैं। या फिर सिंगिंग ए सॉन्ग, दोस्तों ये तीनों क्या है, ये तीनों स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, ना कि लिसनिंग की। लिसनिंग की बात ऑप्शन 3 में की जा रही है। रेडियो ब्रॉडकास्ट, जब कभी भी रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है तो लोग क्या करते हैं, एकदम ध्यान से सुनते हैं, ये ऑथेंटिक लिसनिंग में आता है रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लिसनिंग, ये तो अभी हम पढ़े ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ टीचर of language we should have knowledge of grammar, implicit over and overt knowledge of grammar, and explicit knowledge of grammar, both implicit and explicit knowledge of grammar, या फिर a vast knowledge of grammar, यानी एज अ लैंग्वेज टीचर यानी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके पास कैसा नॉलेज होना चाहिए ग्रामर का। तो दोस्तों एज अ भाषा के शिक्षक आपको होना चाहिए दोनों, इम्प्लिक्ट नॉलेज भी और एक्सप्लिक्ट नॉलेज भी, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। द सक्सेस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड ऑन क्या, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो किया जाता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, टाइम एंड इंटरवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, रूल ऑफ ग्रामर्स,
डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड मटेरियल, या फिर आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ लर्निंग गैप्स। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ये डिपेंड करता है वो इस पे डिपेंड करता है आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ लर्निंग गैप्स, यानी बच्चों में जो लर्निंग गैप्स आ रहे हैं उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या करना है, ये काम होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का। ये डिपेंड करता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड करता है आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ लर्निंग गैप्स, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 है द सक्सेस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये तो अभी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। In the language classroom, a child often faces problem in learning his or her language at a school because यानी इन द लैंग्वेज क्लासरूम, एक भाषा की कक्षा में ए चाइल्ड ऑफ्टेन फेसेस प्रॉब्लम, यानी बच्चे के सामने कुछ समस्या आ रही है इन लर्निंग हिज और हर लैंग्वेज एट स्कूल, यानी अपनी भाषा को लैंग्वेज क्लासरूम में सीखने में बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? लर्निंग हिज और हर ओन लैंग्वेज एट स्कूल इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, यानी वो भाषा बच्चे को सिखाई जा रही है जो बच्चा पहले से ही जान रहा है, लेकिन उसे स्कूल में उस लैंग्वेज को फिर से सीखने में दिक्कत हो रही है। इसे ऐसे समझे, मान लीजिए आप हिंदी आप घर पे भी बोलते हैं और हिंदी आपको स्कूल में जब सिखाई जाती है, हिंदी की कक्षा जब होती है तब आपको बहुत मुश्किल होती है समझने में। अगर आपको समास पढ़ाया जा रहा है या फिर यहाँ पे इंग्लिश की बात कर ले, लेकिन इंग्लिश की बात मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपका मदर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा का हिंदी होगा। तो हिंदी में अगर आपको वहाँ पे स्कूल में समास पढ़ाए, संधि पढ़ाए, तो आपको उससे दिक्कत होने लगती है। तो क्यों होती है? आप हिंदी तो आप पहले से जानते हैं, फिर भी आपको क्यों दिक्कत होती है? तो इसका आपको सही कारण ढूंढना है। पहला कारण लिखा है लर्निंग हिज और हर ओन लैंग्वेज एट ए स्कूल इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, यानी अपनी भाषा सीखने में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल लैंग्वेज इज़ मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज, ये कारण हो सकता है दोस्तों कि हम घर पे जो भाषा बोलते हैं और स्कूल में जो हिंदी बोले वो थोड़ा ज़्यादा स्कूल वाला क्या हो जाता है, फॉर्मल लैंग्वेज हो जाता है। यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन बाकी दो ऑप्शन भी देख लें। द चाइल्ड नोज दैट लैंग्वेज एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लर्निंग द सेम लैंग्वेज अगेन, या फिर दैट लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लर्न एट स्कूल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2, यानी घर पे बोली गई वही भाषा अगर हम स्कूल में फिर से सीखें तो स्कूल में जो सीख रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। स्टोरी टेलिंग्स हेल्प स्टूडेंट्स टू, यानी बच्चों को कहानी बताना, कहानी सुनाना किस चीज़ में मदद करता है? बच्चे को डिसिप्लिन के साथ बैठने में, या फिर कंसंट्रेट इन द क्लासरूम, बच्चे को क्लासरूम में कंसंट्रेट करने में, या फिर इन्जॉय द क्लास इम्बेंस, यानी या फिर डेवलप द इमेजिनेशन। तो दोस्तों इसका सबसे बेस्ट जो है स्टोरी टेलिंग से बच्चों को सबसे ज़्यादा जो होती है वो क्या होती है, उनका इमेजिनेशन डेवलप होता है। यानी इमेजिनेशन को हिंदी में कह सकते हैं कल्पना शक्ति बच्चों की विकसित होती है इससे, स्टोरी टेलिंग से, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बच्चे ज़्यादा सोच सकते हैं, इमेजिन कर पाते हैं स्टोरी टेलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू एसेस द राइटिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, यानी बच्चे के राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देना है। तो सबसे बेस्ट वे कौन सा होगा इसका? आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी जो टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर देना। ध्यान दें कौन से स्किल की बात हो रही है यहाँ पे, राइटिंग स्किल्स की। तो बस टेक्स्ट बुक के चैप्टर को पढ़ के उसका आंसर लिखना, इससे राइटिंग स्किल्स बेस्ट नहीं होएगी किसी बच्चे की। अगर डिक्टेशन लिखाएं तो इससे भी राइटिंग स्किल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिक्टेशन लिखाने से राइटिंग देयर एक्सपीरियंस या फिर कॉम्पिटिशन ऑफ अ गुड हैंड राइटिंग। तो बस गुड हैंड राइटिंग से भी राइटिंग स्किल बेस्ट नहीं होगी दोस्तों। बेस्ट किससे होगी? अगर बच्चे को कहा जाए कि बच्चे का किसी चीज़ के बारे में जो खुद का अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो किसी गेम के बारे में, कहीं किसी जगह वो अगर घूमने गया है उस चीज़ के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने एक्सपीरियंस को अगर लिखने के लिए कहा जाए तो ये बेस्ट वे होता है डेवलप करने का राइटिंग स्किल्स को, यानी ऑप्शन 3 इसका बेस्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145. Beginning by giving the rules first and isolate illustration and then drilling the rules through practices is the या फिर क्या है merit of grammar in a context, limitation of grammar in context, merit of deductive approach या फिर limitation of deductive approach. तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि आप पहले रूल को देने की, यानी पहले रूल जो है वो बताएं और रूल के अकॉर्डिंग चीज़ों को, बातों को प्रैक्टिस करवाएं, समझाएं. यानी पहले बच्चे को कोई भी नियम दे दिए और उस नियम के आधार पे आगे बात हुई. तो ये कौन सा अप्रोच, ये किस चीज़ की बात कर रही है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 145 का सही आंसर होगा, ये बात हो रही है मेरिट ऑफ डिडक्टिव अप्रोच. अगर आप कल का हिंदी का वीडियो देखेंगे तो हिंदियों में इंडक्टिव अप्रोच यानी आगमन विधि की बात हो रही थी. यहाँ पे डिडक्टिव अप्रोच, जिसे हिंदी में कहते हैं निगमन विधि, इसकी बात हो रही है. डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, पहले रूल दे दिया जाता है और उसके बाद प्रैक्टिस करवाई जाती है, और प्रैक्टिस कहें या फिर उसके बारे में एग्जाम्पल दिया जाता है. और इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है दोस्तों, पहले किसी चीज़ के बारे में क्या होता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर उससे जुड़े हुए रूल बताए जाते हैं. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146. The activities should present the grammatical item in a clear and interesting way to help learner to do them and internalize the structure या फिर help learner to memorize the structure. क्या आपको लगता है स्ट्रक्चर को रट्टा मारने के लिए दिया जाता होगा, या फिर help learner to feel free to do it or avoid it? ऐसा भी नहीं है. हेल्प लर्नर टू मॉनिटर देयर वर्क, ऐसा भी नहीं है दोस्तों. इसका सही आंसर क्या है, हेल्प लर्नर टू डू देम एंड इंटरनलाइज द स्ट्रक्चर. ये सबसे सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 146 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147. इन लिटरेचर देयर इज आर ओनली वन लेवल मीनिंग, यानी किसी भी लिटरेचर में क्या होता है, सिर्फ एक ही लेवल का मीनिंग होता है, या फिर 2 लेवल ऑफ मीनिंग, 3 लेवल ऑफ मीनिंग, या फिर मल्टीपल लेवल ऑफ मीनिंग. दोस्तों यहाँ बात हो रही है, ध्यान दे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, बात किस चीज़ की हो रही है, लिटरेचर की. तो लिटरेचर में किसी भी चीज़ के बारे में क्या होता है, मल्टीपल लेवल ऑफ मीनिंग, यानी बहुत सारे स्तर होते हैं किसी भी मीनिंग के, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 148 है. Functional aspects of the language gained momentum with the communicative approach of language learning, structural approach of language learning, constructive approach of language learning और traditional approach of language learning. तो यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ की, लैंग्वेज गेन मूवमेंट की. तो सबसे बेस्ट क्या होता है इसमें, कम्युनिकेटिव अप्रोच. दोस्तों अगर कभी भी हम कम्युनिकेट करते हैं, बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, तो वो लैंग्वेज लर्निंग का सबसे बेस्ट मोमेंटम होता है, यानी सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, ये सबसे बेस्ट होगा, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 149 है. A literary text can be used in a language class for teaching and learning of language function and new vocabulary, reformulation of rule, learning disabilities या फिर developing pronunciation. तो 149 का सही आंसर क्या होगा, language functions and new vocabularies, ये इसका सही ऑप्शन है. कुछ भी अगर समझ में ना आए दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर बताइएगा, मैं उस चीज़ को फिर से समझाने की कोशिश करूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंग्लिश पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू अबाउट ग्रामर टीचिंग, यानी ग्रामर टीचिंग के बारे में ट्रू क्या है. टीचिंग देमसेल्व्स शुड इम्प्रूव देयर नॉलेज ऑफ ग्रामर. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचिंग देमसेल्व्स शुड इम्प्रूव देयर नॉलेज ऑफ ग्रामर टीचिंग के थ्रू, या फिर ग्रामर इज़ द ट्रीटेड इन आइसोलेशन, यानी ग्रामर को अलग से पढ़ाना चाहिए, या फिर ग्रामर इज़ टू बी ट्रीटेड इन कॉन्टेक्स्ट, ये बेस्ट है. लेकिन ऑप्शन 4 भी देख लें, ग्रामर इज़ टू बी
built in by the teacher in every sphere of life। तो दोस्तों सबसे बेस्ट क्या है, ग्रामर कैसे करना चाहिए, ग्रामर इज़ टू बी ट्रीटेड इन कंटेक्स्ट, यानी अगर आप कोई भी कंटेक्स्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसी में ग्रामर की चीज़ों को आप बच्चों को बताते जाएं। जैसे कहीं पे इज़ का प्रयोग है, कहीं पे आर का प्रयोग है, कहीं पे दी का, कहीं पे ए का, ऐसा अगर कोई प्रयोग है तो आप उसको क्या करिए, इस तरह के यूज़ को कंटेक्स्ट में पढ़ाने के टाइम ही बच्चों को सिखाते जाएं। तो ये बेस्ट वे है ग्रामर को पढ़ाने का, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है इंग्लिश के पेडागोजी का क्वेश्चन, यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम फिर से चलते हैं कहाँ पे, इंग्लिश के पैसेज पे, जो कि शुरू में हम छोड़ दिए थे लास्ट के लिए। तो इंग्लिश के पैसेज पे अब एग्ज़ाम में भी क्या करें दोस्तों, अगर आपको लगे कि आप पेडागोजी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, पैसेज में आपको टाइम लग सकता है, तो ज़्यादा टाइम लगने वाली चीज़ को अंत में रखें, क्योंकि हो सकता है पैसेज आपका इतना ज़्यादा टाइम ले ले कि आप पेडागोजी नहीं सॉल्व कर पाएँ। तो मैं अक्सर यही करती हूँ, पहले पेडागोजी सॉल्व कर लेती हूँ, फिर पैसेज पढ़ती हूँ। तो ये है आपके सामने सबसे पहला पैसेज, इसे आप ध्यान से देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको खुद से ही पैसेज पढ़ना है और खुद से ही समझना है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं इस पैसेज को नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। आप खुद से पैसेज पढ़ें, पैसेज में कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर पूछेगा। यहाँ पे मैं बस आपको पैसेज के क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ, दोनों पैसेज के क्वेश्चन का। अगर आपको पैसेज समझ में ना आए तो आप बताइएगा, मैं फिर से अगले वीडियो में पैसेज समझा के फिर आंसर करवाऊँगी। तो बढ़ते हैं इसके पहले ऑप्शन में। पहले पैसेज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 121 है। इसमें आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो द पैसेज इज़ अबाउट अ मैन, पैसेज एक आदमी के बारे में है, वो आदमी कैसा है ये आपको चुनना है। तो वो आदमी है हु ब्लेजेस अ ट्रायल इन एनी फील्ड, ये सही है। हु गेन्स रिकॉग्निशन इन देयर लाइफ टाइम, ये गलत है। यानी ऑप्शन एक बार फिर से देखते हैं क्या करना है। द पैसेज इज़ अबाउट अ मैन, एक आदमी के बारे में है ये पैसेज, और आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हु ब्लेजेस अ ट्रेल इन एनी फील्ड, ये ऑप्शन गलत है। हु गेन्स रिकॉग्निशन इन देयर लाइफ टाइम, ये सही है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बी इज़ ट्रू एंड ए इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। इसमें आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल आइडिया पैसेज में का सेंट्रल आइडिया क्या है ये पता लगाना है। तो दोस्तों पैसेज का सेंट्रल आइडिया है दैट दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत ऑप्शन ढूंढना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है दोस्तों वही अकॉर्डिंग टू पैसेज गलत ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो सही है। आगे है गैलीलियो टेल्स वाज, यानी गैलीलियो टेल्स वो क्या था, बेटर देन दैट ऑफ सोक्रेट्स, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। द वर्ड एपैथी यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, यानी पैसेज में जो वर्ड यूज़ किया गया है एपैथी, उसका मीनिंग क्या होगा। तो उसका मीनिंग क्या है, इनडिफरेंस, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है। पैसेज में जो वर्ड यूज़ किया गया है हॉस्टिलिटी, उसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड आपको ढूंढना है। तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा कोऑपरेशन, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। इस यहाँ पे अब आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, जिस सेंटेंस में से आपको क्या करना है, ईरर को ढूंढना है। तो ईरर सबसे पहले पार्ट में ही है, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम। आप ईरर कैसे ढूंढेंगे दोस्तों, आप अगर पैसेज ध्यान से पढ़े तो आपको ये सेंटेंस एक पूरा सेंटेंस दिखेगा पैसेज में, उस पैसेज में जो सेंटेंस है उसे ध्यान से देखिएगा। और आपको ईरर निकालना नहीं आता है तो पहले पैसेज में जो सेंटेंस दिया है वो देखिएगा, फिर इस सेंटेंस को पढ़िएगा। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस पार्ट, कौन सा पार्ट अलग है। तो ये फर्स्ट पार्ट में ईरर है। अगर आपको पता है क्या ईरर है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या गलती है। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 128। 128 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे मीनिंग का बता रहा है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताना है। तो ये क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे फिर से 121 to 128 यही
पैसेज फिर से एक बार रिपीट हुआ है। आगे एक और पैसेज आपको मिलेगा, ये है दोस्तों दूसरा पैसेज। इसको भी आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि 129 to 135 तक क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछे गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पैसेज को पढ़ लीजिए। फिर पैसेज पढ़ने के बाद मैं आंसर बता रही हूँ, पहले आप खुद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, फिर देखिएगा कि मैं जो आंसर बताई हूँ आंसर की के अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों पहला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज करेक्ट ऑप्शन है द कंडीशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इन इंडियन विलेजेस डज नॉट लीव एनीथिंग टू बी डिज़ायर्ड। ये इसका सही आंसर है। और फिर एक और इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट सुनना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, यानी टाइमली डेथ केयर इज़ विद इन ईजी एक्सेस ऑफ इंडियन टाउन्स, ये गलत ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू पैसेज ये आपको जानना है, अपने मन से कुछ नहीं सोचना है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही ऑप्शन है। पर बढ़ते हैं 130 क्वेश्चन पे। तो पैसेज टॉक्स अबाउट, यानी पैसेज किस चीज़ के बारे में बात कर रही है ये आपको आंसर देना है। तो ये बात कर रही है द अर्जेंट नीड टू प्रॉप अप मेडिकल फैसिलिटीज़ इन सम बर्न एरियाज ऑफ इंडियन, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज मेक्स द पॉइंट दैट, पैसेज क्या पॉइंट बना रहा है। तो पैसेज पॉइंट बना रहा है मेडिकल फैसिलिटीज़ आर नाउ अवेलेबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल सिटीजन, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हमेशा आंसर करते समय ध्यान दें कि क्वेश्चन में सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है। तो नॉट ट्रू यानी गलत पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन ही गलत है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर पीपल इन इंडिया टर्न टू लोकल प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, ये गलत है। ऐसा सेक्टर पैसेज में कहीं नहीं दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, द वर्ड थॉट यूज द वर्ड थॉट यूज्ड इन द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज मीन्स, यानी पैसेज के शुरू में जो वर्ड यूज हुआ है थॉट से, उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों थॉट का मीनिंग होता है, एक मीनिंग तो होता है थॉट का विफल, लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू पैसेज का सही मीनिंग क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका सही मीनिंग क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लैक यूज्ड इन पैरा 1 ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज के पैरा 1 में जो यूज़ किया गया लैक, उसका मीनिंग क्या है, उसका एंटोनिम आपको बताना है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा दोस्तों, इसका एंटोनिम होगा अकॉर्डिंग टू पैसेज वांट, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या है, एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें एरर ढूंढना है। तो जैसे पैसेज 1 में मैं आपको बताई थी ठीक उसी के प्रकार पैसेज 2 में आपको एरर ढूंढना है। अगर आपको एरर ढूंढने ग्रामर का इतना नॉलेज नहीं है, आपको एरर ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही ये सेंटेंस ढूंढेंगे। बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस आपको पैसेज में देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे कौन से पार्ट में एरर है। तो एरर है कौन से पार्ट में, एरर है टू रीच योर प्लेस, यानी इस पार्ट में एरर है ऑप्शन 4 में। और ऑप्शन 4 में कौन सा दिया हुआ है, बी, यानी बी पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। तो यहीं पे ख़त्म होते हैं आज इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस। तो दोस्तों हम क्या किए हैं, हम 16 दिसंबर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद 20 दिसंबर के भी सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं और 21 दिसंबर के CDP के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 21 दिसंबर के अगला जो है मैथ का प्रश्न, उसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें, ऑनलाइन एग्ज़ाम के सारे पेपर से जम के प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन अब आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो शिक्षा सिंधु के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।